नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का फिर से यूपीएससी पाथ चैनल पर। और हम हाजिर हैं आपके समक्ष अगस्त मंथ की आखिरी वीकली क्विज वीडियो के साथ। वी नो दैट कि हम शेड्यूल से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, बट हम पूरी कोशिश करेंगे सितंबर मंथ में इस चीज़ को कवर करने की एंड टाइम टू टाइम आपको वीकली क्विज एंड मैगज़ीन की वीडियोस प्रोवाइड करने की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीकली क्विज वीडियो को। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ से यहाँ मेरा मतलब है सितंबर मंथ में जो है एससीओ की सबमिट होने वाली है। तो आपको बताना है इनमें से किस कंट्री में जो है एससीओ की सबमिट होने वाली है सितंबर मंथ में। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को हर बार की तरह वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करें खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ तो यहाँ पर आंसर जो है वो है एससीओ की सबमिट सितंबर मंथ की होने वाली है दुशानबे में, जो कि कैपिटल है आपकी ऑप्शन 1 तजिकिस्तान की। तो एससीओ के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो एससीओ है वो आपको फाउंड हुआ था, एससीओ का जो पहले नाम था वो था शंघाई 5 ग्रुप। 1996 में ये ग्रुप जो है फाउंड हुआ था। 2001 में जब उज़्बेकिस्तान इस शंघाई 5 ग्रुप का जो मेंबर बना, तब से जो है इस ग्रुप का नाम एससीओ रख दिया गया, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे फर्दर 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को ही इस ग्रुपिंग की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप प्राप्त हुई एंड देन तब से ये 8 मेंबर कंट्रीज़ जो है एससीओ बन चुका है। और जो एक्टिविटीज़ एससीओ में एंगेज्ड रहती हैं, मतलब कि एससीओ मेंबर कंट्रीज़ जिन एक्टिविटीज़ में एंगेज रहती हैं वो रहती हैं मिलिट्री कोऑपरेशन में, कल्चरल कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सब ट्राई करिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की, कि ब्रिक्स समिट जो है सितंबर मंथ में होने वाली है, तो वो जो समिट है कौन सा कंट्री जो है होस्ट करने वाला है ब्रिक्स कंट्रीज़ में से? क्या वो ब्राज़ील है, क्या वो रशिया है, क्या वो इंडिया है, क्या वो चाइना है, या फिर वो साउथ अफ्रीका है? तो आप सब ट्राई करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 2 स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि आपका जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि एनएमपी, इसको आप कोइंसाइड मत कर लीजिएगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ, जो कि एनआईपी है। तो एनएमपी जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। इसके अंतर्गत जो है इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो एसेट्स हैं यानी सरकारी एसेट्स हैं उनको जो है प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर दे दिया जाएगा। स्टेटमेंट के तहत जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा एसेट्स को प्राइवेट प्लेयर्स को। और बी स्टेटमेंट कहती है कि जो अंडर एनएमपी जो है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो लीज पर दिए जाएंगे। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हैंड ओवर की बात नहीं की गई है एनएमपी के अंडर, यहाँ पर लीज पर देने की बात की हुई है एसेट्स को प्राइवेट प्लेयर्स पे को, मतलब कि सरकारी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के एसेट को जो है प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है एंड ऑप्शन बी यानी स्टेटमेंट बी में जो है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात की गई है, वो जो है लीज पर दिए जाएंगे। तो वो ये जो है बिल्कुल सही है। और इसके समक्ष और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पहले से एग्जिस्टेड हों, जो एज ए एसेट आपके वर्क कर रहे हों और जिनको जो है आप प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर दे सकते हैं ताकि जो है वो उन पर वर्क कर सके और इम्प्रूव कर सके और उनसे जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और गवर्नमेंट को इससे हेल्पफुल या फ़ायदा इसलिए होता है बिकॉज़ अगर वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं अच्छा, तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को जो है टैक्स जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट शेयर मार्जिन कितने टर्नओवर है, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्पोरेट टैक्स के अंडर कितना आपको शेयर करना है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो यहाँ पर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ये होता है। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कि जिनकी फाउंडेशन रखी जाती है, जो शुरुआती तौर से जो है प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर प्री एग्जिस्टेड एसेट को कहा जाता है, जो कि पहले से इकोनॉमी में वर्क कर रहे हों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन ओनली बी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है,
इको सेंसिटिव जोन। स्टेटमेंट 1 कहती है इको सेंसिटिव जोन जो है आपके वो एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क के पास जो है इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया जाता है। और इको सेंसिटिव जोन जो हैं आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो टर्म है ये मेंशन है। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट 1 पर आते हैं तो इको सेंसिटिव जोन सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है आपकी बिल्कुल सही कहते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स वो जोन्स या वो एरियाज़ हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के पास जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। कौन डिक्लेयर करता है? यूनियन गवर्नमेंट को ये अधिकार है इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करने का, स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है। और यूनियन गवर्नमेंट जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही जो है इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करती है हर स्टेट के प्रोटेक्टेड एरियाज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स के पास, ताकि जो है उस एरियाज़ में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इतनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर कहते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इको सेंसिटिव जोन टर्म इस एक्ट में मेंशन है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर गलत है। इको सेंसिटिव जोन जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर मेंशन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन ए यानी कि ओनली 1 जो है यहाँ पर सही हो जाता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट से रिलेटेड है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2021 जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो आपको बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट गिवन हैं, तो कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि आपका जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया गया कशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है कि यूएसए जो है इस बार के इंडेक्स में सेकंड स्पॉट पर आपका स्टैंड करता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यहाँ पर मैं आंसर की बात करूँ तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 की यहाँ पर बात करें तो यूएसए जो है इस बार 3rd पोजीशन पर स्टैंड करता है। 1st पोजीशन पे चाइना एंड सेकंड स्पॉट पर जो है आपका हमारा प्यारा भारत इंडिया आता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 के साथ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपकी स्लाइड्स आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2021 जो है रिलीज़ करता है यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। ये जो इंडेक्स है ये आपको प्रोवाइड करते हैं 4 पैरामीटर्स पर जो है इसकी कंट्रीज़ की जो है रैंकिंग मापी जाती है। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो पहला पैरामीटर है आपका कंट्री की कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कम हो चुकी थी, तो इंडिया ने काफ़ी ऐसे बोल्ड स्टेप्स और रिफॉर्म्स लिए, चाहे वो लेबर कोड से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, तो जिसके तहत जो है इंडिया की कैपेबिलिटी दर्शी की उसने मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो पहला पैरामीटर तो ये हो जाता है। सेकंड पैरामीटर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या कितना अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हो कंपनीज़ को। थर्ड वन इज़ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द फोर्थ वन इज़ रिस्क, कि आपकी कंट्री में कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट स्पॉट पर यहाँ पर चाइना रहा एंड सेकंड पर इंडिया, थर्ड पर यहाँ पर यूएसए आया। तो 2020 रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए सेकंड स्पॉट पर था और इंडिया जो था वो थर्ड स्पॉट पर था। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ई श्रम पोर्टल जो कि अभी न्यूज़ में है उसके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई हैं। आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये जो आपका ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, किस लिए? ताकि आप रजिस्टर कर सको उन सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इट विल प्रोवाइड एन ई श्रम कार्ड जो कि आपको 12 डिजिट यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा हर एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को जो कि रजिस्टर करेगा ई श्रम पोर्टल पर। तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में मिनिस्ट्री जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है यानी कि रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जगह ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा जो है ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि
आपका वर्क करेगा उन सब वर्कर्स को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, उन सब को रजिस्टर करने के लिए। और डाटा आपका प्रोवाइड करेगा यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ और स्कीम्स में उन डाटास को प्रोवाइड कर सके वेलफेयर स्कीम्स के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है कि जो आपका ई श्रम पोर्टल है 12 डिजिट नंबर जो है प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड में 12 डिजिट नंबर होता है, वैसे ही जो है सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जो कि रजिस्टर करेंगे उन सबको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें जो 12 डिजिट यूनिक नंबर के थ्रू जो है उन सब की आइडेंटिफिकेशन नापी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ओनली 2 के साथ ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिपोर्ट्स से रिलेटेड है। तो IAEA रिसेंटली न्यूज़ में है, मैं आपको बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट जो प्रोवाइड की गई हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो स्टेटमेंट ए कहती है कि जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 है वो आपका पब्लिश किया गया IAEA द्वारा। और जो स्टेटमेंट बी कहती है IAEA का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें, ट्राई टू गिव आंसर बाय योर ओन थिंकिंग। तो पॉज करने के बाद जब आप वीडियो को देखो तो मैं अब बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर की यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है आपका IAEA द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता, तो स्टेटमेंटें यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट बी की बात करें तो IAEA के हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे वियना ऑस्ट्रिया में। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर बन जाता है नीदर ए नॉर बी। एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैंने अगली स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन, आप देखिए। जैसे कि IAEA जो है क्या है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि आपकी सीक करती है उन सब सेक्टर्स में, यानी कि उन सब सेक्टर्स में जो आपकी प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का, एंड एज वेल एज अलाउ भी करती है और देखती भी है कि कोई और जो कंट्री है उसका मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन। आपका हेडक्वार्टर जो है IAEA का वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा आपको। और IAEA द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो है न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू, ना कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात बताऊँ आपको तो ये रिपोर्ट जो है आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जो है रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब IEA क्या है? IEA आपकी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि OECD के फ्रेमवर्क पर एस्टैब्लिश हुई थी 1974 में। OECD क्या है? OECD आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है आपकी ऑयल फील्ड में। तो ये क्यों बनी थी? तो 1973 में ऑयल क्राइसिस होने की वजह से जो है OECD का जन्म हुआ था। तो IEA की यहाँ पर मैं दोबारा बात करूँ तो IEA वर्क क्या करती है? IEA रिस्पॉन्ड करती है उन सब फिज़िकल डिसरप्शन में जो कि ऑयल की सप्लाई चेन में आते हैं, एज वेल एज ये मेंटेन करती है और प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन उन सब कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के रिस्पेक्ट में और अदर एनर्जी सेक्टर्स के जो है रिस्पेक्ट में सब कंट्रीज़ को जो है एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में जो है इन सब का डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। तो यहीं पर आपकी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और बाकी सब वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, ताकि वो सब पार्ट बने इस UPSC पाथ फैमिली का, एंड उनको भी कहीं ना कहीं जो है ये इन्फॉर्मेशन, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, आई एम श्योर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू join or be a part of this family, you can also enroll your membership with the Telegram UPSC Path channel on Instagram and Facebook as well। तो इसी के साथ हम बंद करते हैं इस वीडियो को, मैं लीव लेता हूँ, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।
Till then, stay safe, stay happy, and be consistent with respect to your preparation. So bye bye दोस्तों.